वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक अ मॉक। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप हमें डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, जिसके एड्रेसेस हमने नीचे दिए हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक अमेरिका की एक कंपनी है गेम स्टॉप। ये काफ़ी न्यूज़ में है इस टाइम, पिछले 1-2 दिनों से। तो इसका एक्चुअली जो स्टॉक प्राइस है वो 1900% ऊपर आ गया। इसके पीछे क्या रीज़न है, ये क्यों आ गया इतना ऊपर, यही हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आपको समझानी है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि ये पूरा गेम क्या है। ठीक है? तो आगे जाने से पहले पहले हम थोड़ा ये जान लें कि ये जो कंपनी है ये क्या है, ये कब आई है और किस चीज़ में काम करती है। गेम स्टॉप जो है ये एक अमेरिका की वीडियो गेम कंपनी है जो 1984 में बनी है और स्टॉक मार्केट में ये 1988 में आई। ठीक है? तो इसका जो बिजनेस मॉडल था काफ़ी अच्छा मॉडल था और अच्छा काम किया इसने 2004 से 2016 तक। ठीक है? लेकिन इसका 2000 डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। रीज़न इसका ये था कि जो इसके पीर कंपनीज थे, जो बाकी कंपनीज थे, वो मार्केट में आ गई, वो नए नए इनोवेशंस लेके आ गई, लेकिन ये थोड़ा पीछे रह गई। उसकी वजह से इसकी जो सेल्स है वो काफ़ी ड्रॉप हो गई, अराउंड 16% ड्रॉप होगी 2016 में, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस भी हिट हो गया, वो भी नीचे आ गया। तो अगले साल इन्होंने फिर क्या काम किया, इन्होंने जो अपने स्टोर्स थे ऑल ओवर द यूएसए, उसमें से 150 स्टोर्स इन्होंने बंद कर दिए। फिर 2018 में जब इसकी हालत कंटिन्यूसली ऐसे ही ख़राब रही तो इन्होंने काम किया कि इन्होंने अपनी कंपनी को बेचना चाहा, लेकिन कोई अच्छा बायर न मिलने के कारण जब ये अनाउंसमेंट लोगों के सामने आ गई तो लोगों ने जो अपना इन्वेस्टमेंट इसमें था वो निकालना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 14 ईयर लो पे आ गया। ठीक है? तो 2020 की बात अगर हम करेंगे तो इसका जो स्टॉक प्राइस था वो $4 से $10 के आसपास ही रहा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे पिछले एक हफ्ते में ये 1900% बढ़ गया और अभी अगर हम बात करेंगे तो ये $400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रीज़न इसका बताया जा रहा है कि ये शॉर्ट स्क्वीज़ है। अब शॉर्ट स्क्वीज़ क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे कि शॉर्ट स्क्वीज़ क्या होता है। तो गेम स्टॉप आपको समझ में आया। इसके बाद हम दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है पहले, ये एक कम्युनिटी है यूएसए में, रेडिट कम्युनिटी के नाम से। ये एक सोशल न्यूज़ एग्रीगेशन है, वेब कंटेंट रेट करती है। एक वेबसाइट एक है जहाँ पे बहुत सारे लोग, अराउंड 330 मिलियन यूज़र्स है इसके अभी। तो ये एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट है। तो इसमें क्या है एक्चुअली, ये कोई भी किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन होता है, फिर अगर उनको ये इसकी रेटिंग अच्छी आती है उसको फिर वो पब्लिश करते हैं। कोई भी इशू होता है तो ये वहाँ पर ऑनलाइन ही डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो अगर 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 इसका देखा जाएगा तो ये 17th मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है ऑल ओवर वर्ल्ड और 7th यूएसए की। ठीक है? 2020 में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है प्रेजेंटली $3 बिलियन के आसपास है। आप इसमें आप भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप भी इसके मेंबर बन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका जो स्टाइल है नेमिंग का वो यू करके आता है पहला। अगर आप अपना यूज़र बनाएंगे वहाँ पर तो आपको पहले यू आएगा, उसके बाद अंडरस्कोर, ये सॉरी, उसके बाद बैकस्लैश, फिर आपका नाम जो भी आप रखोगे। जैसे इसका जो सीईओ है उसका नाम है स्टीव हफमैन, उसका जो यूज़र आईडी है U \SPEZ। तो इनकी एक ऐप भी है गूगल प्ले स्टोर पे, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस कम्युनिटी को, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक और टॉपिक है इसमें छोटा सा, वो भी आपको समझना है। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है ये चीज़ें। तो इससे आपको फिर आगे जाके आसानी से समझ आ जाएगा कि कैसे मसला कैसे ये हुआ और ये कैसे इतना इसका स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ा। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है सिंपली अगर हम देखेंगे, एक तो होता है सेलिंग। सेलिंग सिंपली होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप एप्पल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, आप दुकानदार के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि हमें जी एक फ़ोन चाहिए, तो वो आपको फ़ोन देगा, बोलेगा इसका प्राइस ये है, वो सेल कर रहा है, आप बाई कर रहे हैं, उसको सिंपल नॉर्मल
वो उसको नॉर्मल बाय सेल कहा कहा जाता है। लेकिन अब ये शॉर्ट सेल क्या है? अब आप फॉर एग्जांपल इसी सेम दुकानदार के पास गए, उसके पास फ़ोन अवेलेबल नहीं है इस टाइम, आप उसको बोल रहे हैं कि मुझे एक फ़ोन एक चाहिए, एप्पल फ़ोन एक चाहिए। वो कहता है कि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कल इसकी डिलीवरी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप उसको बोलते हैं कि लेकिन ठीक है, मुझे मैं कल इसकी डिलीवरी ले लूँगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि कल इसका प्राइस क्या होगा। मार्केट में बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं, हम अभी प्राइस इसका फिक्स करके रखते हैं, फिर कल मैं इसकी डिलीवरी ले लेता हूँ। तो वो एग्री हो जाता है, वो बोलता कोई इशू नहीं है। वो आपको फॉर एग्जांपल बोलता है कि 50,000 रुपीज़ में मैं आपको ये कल डिलीवर करूँगा। तो मैं आप उससे एग्री हो जाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है काम, अब उसके पास एग्जैक्टली उस टाइम है नहीं, फ़ोन उसके पास है नहीं। तो वो क्या करता है, वो कल मार्केट में जाता है, फ़ोन खरीदता है और आपको फ़ोन दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसको जब वो आपके साथ एग्रीमेंट करता है 50,000, अब आगे जाके उसको कितने प्राइस पे मिलेगा, वो उसका हेडेक है। ठीक है, आपका हेडेक नहीं है। लेकिन अब उसको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। उसने पहले ही सेल किया है, उसने पहले ही सेल किया है कोई चीज़ जो उसके पास है नहीं है, उसने वो पहले ही सेल किया। अब उसने क्यों एग्री किया है? क्योंकि उसके दिमाग में होगा शायद मुझे आगे सस्ता सस्ता मिलेगा। ठीक है, तभी तो उसने सेल किया है। तो अब उसकी फिर एंटिसिपेशन जो है, चाहे वो ट्रू भी हो सकती है, वो फॉल्स भी हो सकती है। अगर ट्रू होगी तो उसको प्रॉफिट आएगा, अगर फॉल्स होगी तो उसको लॉस हो जाएगा। इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, सिंपली इन कॉमन पार्लेंस अगर हम देखेंगे। अब अगर स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, ये वही है। अगर आपके पास कोई स्टॉक है, आपके पास स्टॉक नहीं है कोई, ठीक है, अब आप उसको सेल कर रहे हैं, लेकिन है नहीं आपके पास, आप ब्रोकर से वो ले रहे हैं, आप उनको उसको बोल रहे हैं कि मैं इसको सेल कर रहा हूँ, शाम को आपको वापस बाय करके दे देता हूँ, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा होता है कि ये तो ये वाला स्टॉक तो ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, इसके ज़्यादा चांस नीचे जाने के, इसलिए आप सेल कर रहे हैं, आप ऊपर लेवल पे सेल कर रहे हैं और नीचे बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग वाला भी हो गया हमारा। इसके बाद हमारा एक और इसमें चीज़ है जो हमें समझने समझने की कोशिश करनी है, वो है हेज फंड। हेज फंड क्या है? फंड्स तो आपको पता ही होगा, लेकिन हेज फंड क्या है? ये एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ठीक है, हेज फंड क्यों, हम हेज क्यों करते हैं? हम अपनी जो आगे आने वाली अनसर्टेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम हेज करते हैं कोई भी चीज़ को। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यही केस लेंगे, ये फ़ोन वाला केस लेंगे, जब आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप उसके साथ प्राइस फिक्स करते हैं। ठीक है, लेकिन अब दुकानदार को आगे खुद भी नहीं पता है कि इसका प्राइस क्या होगा, कल क्या प्राइस होगा। तो अपने आप को हेज करने के लिए वो उसी टाइम डीलर को फ़ोन करेगा, वो बोलेगा मुझे कल एक फ़ोन की डिलीवरी चाहिए आपके यहाँ से, तो मुझे आप प्राइस फिक्स करके दे दीजिए। वो उस टाइम उसको प्राइस फिक्स करके देता है। ठीक है, मतलब उसी टाइम उसको फिक्स करके देता है। वो वहाँ से उसके साथ फिक्स करता है, कस्टमर आपके साथ इस दुकानदार के साथ फिक्स करता है, दुकानदार आगे इस रिटेलर से फिक्स करता है। तो इसको कहते हैं हेजिंग। तो वो हेज करके रखता है अपनी पोजीशन। ठीक है, उसने सेल किया है आपको, लेकिन उसके पास फिजिकली है नहीं उस टाइम, लेकिन वो आगे जाके दूसरे बंदे से बाय करके रखता है। ठीक है, ताकि जो मार्केट में फ्लक्चुएशन कल होगी उस पे कोई असर ना पड़े, उसमें उसको प्रॉफिट या मतलब लॉस ना हो जाए। ठीक है, तो यूजुअली इसीलिए हेज इसीलिए किया जाता है। ठीक है, अब फंड्स जो है, फंड्स आपको पता ही है फंड्स क्या है। इसमें ये फंड उसको कहते हैं जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलके एक पूल बनाते हैं, उसको फंड कहा जाता है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस है हमारे पास। फिक्स्ड इनकम है, इक्विटीज़ है, अल्टरनेटिव बकेट्स है, और जो हेज फंड है ये इसी अल्टरनेटिव बकेट्स में आ जाता है। अल्टरनेटिव बकेट्स में क्या करते हैं, जो अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में हम सिंपली वो उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें ज़्यादा ये फ्लक्चुएशन नहीं होती है, जिनमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। लेकिन जो हेज फंड्स होते हैं ये बहुत रिस्की होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं। ये हर चीज मार्केट में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ट्रेडिंग के, ये वो यूज़ करते हैं। ऑप्शंस यूज़ करते हैं, फ्यूचर्स यूज़ करते हैं, ये आर्बिट्राज का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में जाते हैं, ये बाई भी करते हैं, कभी सेल भी करते हैं। तो ये मार्केट का हर कोई चीज़, हर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रेडिंग में यूज़ होता है, वो यूज़ करते हैं, ताकि इसका रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। तो ये अब यूएसए में ये रेगुलेट नहीं होता है, हेज फंड्स यूएसए में बिल्कुल भी रेगुलेट नहीं होता। क्यों रेगुलेट नहीं होता है?
इसमें इन्वेस्टर्स वही वही इन्वेस्टर्स है जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स है, उनको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से इसको रेगुलेशन नहीं है। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे कि ये हेज फंड्स जो है ये काफ़ी रिस्की है, क्योंकि ये लिवरेज का भी फ़ायदा उठाते हैं। लिवरेज क्या चीज़ है? लिवरेज सिंपली मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अगर फॉर एग्जांपल यही इसी आईफ़ोन वाले की बात करेंगे हम, ये जो शॉप है जो आईफ़ोन बेचता है, इसके पास फॉर एग्जांपल 5 आईफ़ोन्स है, तो अगर ये मार्केट से उठाएगा तो इसको 2.5 लाख में ये 5 फ़ोन्स पड़ जाएँगे, ठीक है? अब उसको जो आगे डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसको कह रहा है कि आप मुझे सिर्फ 3 लाख दो, मैं आपको 10 आईफोन्स दूंगा, आप मुझे 3 लाख अभी दो, बाकी आप फ़ोन बेचने के बाद 2 लाख मुझे वापस देना, ठीक है? तो वो उसको 5 लाख का माल 3 लाख में दे रहा है, और 2 लाख जो बचे हैं बीच में वो लिवरेज उसको दे रहा है। अब अगर वो 10 बेचने में कामयाब हो गया, तो दैट मीन्स उसका जो प्रॉफिट है वो ओब्वियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 लाख है, 5 लाख नहीं है, 2 लाख वो उसका यूज़ कर रहा है, वो लिवरेज यूज़ कर रहा है। तो वही लिवरेज है। इसी तरह ये हेज फंड वाले भी, ये भी लिवरेज का काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? अब ये कैसे कमाते हैं हेज फंड वाले? ये कैसे कमाते हैं, इनका फॉर कहा जाता है 2% इनका मैनेजमेंट फीस होता है। जब आप हेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2% मैनेजमेंट फीस भरना है। जो बंदा इस फंड को मैनेज कर रहा है उसको 2% देना है इन इन्वेस्टर्स को, जिनके ये फंड्स होते हैं। और अगर इसका परफॉर्मेंस अबो 5%, फॉर एग्जांपल इसके रिटर्न्स 5% से ज़्यादा आ जाएंगे, तो फिर इनको 20% और फीस पे करना है। परफॉर्मेंस फीस उसको कहा जाता है, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये जो हेज फंड मैनेजर्स होते हैं ये हमेशा कोशिश करते हैं कि इनका जो फंड है वो अच्छा खासा चले, वो 5% से ज़्यादा रिटर्न्स दे, ताकि इनको ये 20% भी मिले, ठीक है? तो ये हो गया हमारा हेज फंड भी इसी के साथ। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, हाँ ठीक है, तो अब हमें मेन टॉपिक पे आना है कि ये जो वॉल स्ट्रीट पे ये जो बैटल होगी बिटवीन बिग फंड्स एंड स्मॉलर इन्वेस्टर्स, तो ये कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है? तो हुआ क्या एक्चुअली, जब 2020 में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी एक थी रियान कोहिंस करके, ठीक है? तो उन्होंने इस कंपनी में जो गेम स्टॉप कंपनी थी इसमें अपना कैपिटल इन्होंने इन्फ्यूज़ किया, ठीक है? तो इसकी वजह से इसका शेयर जो है वो अराउंड $20 के आसपास पहुंचा। जब ये $20 के आसपास पहुंचा, जो ये हेज फंड्स थे इन्होंने एक अच्छा मौका देखा, इन्होंने देखा कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली ये आगे जाके ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी, तो इनको एक अच्छा मौका मिला शॉर्ट करने का, ठीक है? तो इन्होंने एक शॉर्ट सेलिंग किया इस पे ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है? इसके शेयर्स को शॉर्ट सेल किया, इन्होंने सेल कर लिया, इन्होंने कहा कि ये कंपनी आगे जाके 1 महीने 2 महीने 3 महीने में इसका प्राइस जो है ये $20 नहीं रहेगा, ये और नीचे आएगा, ठीक है? तो इन्होंने इस पे बेट लगाया। तो जब इन्होंने शॉर्ट सेल किया, तो लेकिन शॉर्ट सेलिंग का एक सबसे बड़ा ये खामी है कि अगर दूसरे बंदों को पता चले कि आप शॉर्ट पोजीशन में है, तो आप कभी मतलब नुकसान में आ सकते हो, बहुत ज़्यादा नुकसान में आ सकते हो। यही हुआ। ये जो रेडिट जो वेबसाइट है वहाँ पर कुछ लोगों ने, जो ये छोटे मोटे इन्वेस्टर्स थे, इन्होंने स्टार्ट किया यही कि हम जी हेज फंड्स जो है इन्होंने इस कंपनी में गेम स्टॉप में शॉर्ट पोजीशन ली है, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम इनको धूल चटा दें, हम इसके शेयर प्राइस को ऊपर कर देते हैं, ठीक है? तो ये सब मिल के छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ गए, तो इन्होंने इसका जो शेयर्स थे मार्केट में इस कंपनी के, इन्होंने बाई करना स्टार्ट कर लिया, ठीक है? छोटे लेवल पे $10 जब ये था, उन्होंने बाई करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने सारा जितने भी शेयर्स थे उसको अपने पास रख लिए, ठीक है? तो चूंकि अब मसला क्या हुआ, तो जब इन्होंने बाय करना स्टार्ट कर लिया, तो इसका प्राइस ऑब्वियसली शूट अप हो गया, ठीक है? अब जो ये शॉर्ट में फंसे थे, इन्होंने बाय करना चाहा, कि इन्होंने अब सेल किया है ना पहले, अब इनको वापस बाय करना है, ठीक है? तो जो ये जब बाय करने वापस गए, तो ऑब्वियसली स्टॉक इनके पास है, इन्हीं रेडिट कम्युनिटी वालों के पास। अब उन्होंने क्यों किया ऐसा, मतलब ये चीज़ देखनी है कि उन्होंने क्यों किया ऐसा। अगर आपको याद होगा कि 2008 में जब यूएसए में सब प्राइम लैंडिंग का क्राइसिस हुआ था, उस टाइम जो ये स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स थे, हाँ अगर ओवरऑल भी देखा जाएगा, ये स्मॉल इन्वेस्टर्स जो है ये हमेशा पिट जाते हैं इन्हीं बड़े बड़े फंड्स के हाथों।
तो अब ये जो छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स थे, इन्होंने कहा कि चलो आज हम वापस उल्टा कर देते हैं। ये जो ये बड़े-बड़े हेज फंडर्स हैं, इनको आज सबक सिखाते हैं। तो यही एक रीज़न है। इन्होंने कहा इन्होंने 2008 में हमें इतना बुरा खिलाया, अब हम इनको वापस करेंगे, ठीक है? तो यही इन्होंने एक ये जो ग्रुप बनाया वहाँ पर रेडिट में, इन्होंने वहाँ पर ये अप्रूव हो गया, तो उन्होंने बाय कर लिए शेयर सारे अपने पास रखे। अब जब ये वापस बाय करने आए, तो ऑब्वियसली इनके पास था, ये सेल ही नहीं कर रहे हैं छोटे लेवल पे, ये ऊपर 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 इसका स्टॉक प्राइस ऊपर ऊपर आ गया, हालांकि ये 400 तक पहुंच गया, ठीक है? जब 400 तक पहुंच गया तो उन्होंने धीरे धीरे सेल करना स्टार्ट किया। तो ऑब्वियसली इन्होंने $10 पे सेल किया था, अब इनको कहाँ पे बाय करना पड़ रहा है? $400 पे बाय करना पड़ रहा है। सोचो इनको कितना लॉस हुआ होगा। तो इनको अराउंड कह रहे हैं कि अभी अराउंड $3 बिलियन इनको बेल आउट करना पड़ा, गवर्नमेंट को बेल आउट करना पड़ा इस हेज कंपनी को, जिसका नाम था मेलविन कैपिटल। इतना लॉस हुआ इनको, $3 बिलियन का लॉस हुआ इनको, ठीक है?